Good evening, all of you. Good evening, Mithali. Am I audible all? Okay, good. Good evening, Sohani. Good evening, Aditi. Good evening, Priya. Okay. So once again बेटा आज का न्यूज़ हमारा आगे का जो सेशन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। यस्टरडे बेटा हम लोगों ने बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है यहाँ पे स्टडी किए थे, जिनका आज फर्स्ट डे है बेटा। सबसे पहले मैं अपने आप के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। ओके, तो पहली चीज तो बेटा यहाँ पे मैं शैलेंद्र सोनी जो आप लोगों को बायोलॉजी टीच कर रहा है बेटा, जिसमें आप या तो बोर्ड लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप लोग नीट लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हो, तो दोनों भी आप लोगों का दोनों भी तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से स्टडी करा दूंगा। ओके, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या बेटा? अदिति आपके साथ प्रॉब्लम है वॉइस का? और किसी के साथ प्रॉब्लम बेटा वॉइस का नहीं है? अदिति बेटा एक बार रिज्वाइन कर लो क्लास, यदि प्रॉब्लम हो रहा होगा ज्यादा तो। मेरे साइड से प्रॉब्लम नहीं है बेटा, फुल स्पीड है यहाँ पर। ओके, हाँ, यदि ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार रिज्वाइन कर लो। बढ़िया, चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग आज का सेशन नीट बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में। इसमें जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हम लोग मेटाबॉलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है इसका स्टडी कर रहे थे, और मेटाबॉलिज्म के जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस समझे थे। फोटोसिंथेसिस मींस ये एनाबॉलिक रिएक्शन होती है जिसमें जो सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंसेस मींस क्या कह सकते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये टू कंपाउंड जो है सिंपल कंपाउंड सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से प्लांट ने ऑब्टेन किया और इससे कन्वर्ट कर दिया कॉम्प्लेक्स फॉर्म दैट इज शुगर में, साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज हो गई। तो इस फिनोमिना को कहते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मींस बिल्डअप रिएक्शन होता है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने देखे थे रेस्पिरेशन, जिसमें एक एग्जांपल है बेटा ग्लाइकोलाइसिस। ये आप लोगों ने 10th लेवल पे स्टडी किए होंगे बेटा। ग्लाइकोलाइसिस मींस एक ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है सबसे पहले पायरुविक एसिड में, देन ये पायरुविक एसिड आगे चल के फर्दर कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है बेटा? जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस जो थे मींस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ ही साथ एनर्जी यहां से रिलीज होती है। ओके, तो ये जो है ये क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है कैटाबॉलिज्म। ओके, चलो तो अब हम यहाँ पे अब जो भी एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस जो है ये विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट होती है जिसे कहते हैं एंजाइम। तो आगे आने वाले सेशन में एंजाइम क्या होता है ये भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, बट फिलहाल अभी यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले जो हमारा बेसिक नीड है हमारे फूड की, ठीक है, मीन्स जैसे कल हम लोगों ने जो स्टार्ट किए थे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स ये सारी चीजें, तो ये हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। ओके, वन बाय वन किसी किसी का प्रॉब्लम चल रहा है साउंड को लेके। बेटा ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों को साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है? सभी लोगों के साथ प्रॉब्लम है क्या बेटा? अभी चेक करेंगे बेटा, ना ओके और नॉट ओके। देखिए वंस अगेन, नाउ क्लियर? ओके, वेरी गुड।
अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। यदि अभी भी प्रॉब्लम आता है तो एक बार आप रीज्वाइन कर लो, ठीक है। मैंने मेरे साइड से जो है चेक कर लिया, टेस्टिंग कर लिया हूँ, सारी चीजें ओके बेटा, डन। चलो कंटिन्यू करते हैं फिर बेटा। किसी के साथ प्रॉब्लम है तो एक बार रीज्वाइन कर लो बेटा क्लास। यदि ऐसा लग रहा है कि साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार क्लास रीज्वाइन कर लो। चलो तो कंटिन्यू करते बेटा। अभी हम लोग आगे का जो पोर्शन है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टडी करना है दैट इज फूड। फूड में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं बेटा प्रोटीन। क्या देखेंगे? प्रोटीन। तो प्रोटीन की यदि हम बात करें, या फिर नॉट ओनली प्रोटीन, सबसे पहले यहाँ पे जैसे हम एक ऑर्गेनिजम्स की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, क्या चीज बेटा है, एक ऑर्गेनिजम्स की यदि हम बात करें तो इसमें हमें सबसे पहले एक ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी है वो किससे बना है? सेल से। ओके, इनसाइड द सेल बेटा यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, तो ये हो गई बेटा सेल। अब इनसाइड द सेल यदि हम देखें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इस तरह से कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे। तो एक तो इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, तो इनसाइड द न्यूक्लियस यदि हम देखें तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड। बट बाकी भी तो और भी कंपोनेंट है ना जो सेल में प्रेजेंट है, जिसमें बेटा कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, जिसमें प्रोटीन हो सकता है, इसमें लिपिड हो सकता है। अब यही सेल की एक्टिविटी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है बेटा प्रोटीन, जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। किसका स्टडी करेंगे हम? प्रोटीन का स्टडी करेंगे। तो प्रोटीन जो है बेटा देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यदि हम देखें जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स, तो एक तो होते हैं बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक क्या होता है बेटा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अभी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यदि हम बात करें तो प्रोटीन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है? थोड़ा सा केमिस्ट्री है यहाँ पर, पता है किसी को? वेरी गुड। प्रोटीन जो है ये क्या है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो प्रोटीन बेटा बहुत ही ज्यादा मीन्स मोस्ट अबाउंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ओके, मीन्स सेल का ये जो होता है ये मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। अब मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स मीन्स यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे जैसे प्रोटीन जो है इसके हम फंक्शंस देखें तो प्रोटीन बेटा बहुत सारे जो है रोल प्ले करता है एक सेल के लिए। चाहे एक सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की बात कह लो, या फिर सेल का किसी भी कंपोनेंट, जैसे सेल मेम्ब्रेन का सिंथेसिस है तो उसमें भी प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। एंजाइम की तरह भी प्रोटीन एक रोल प्ले करता है, मींस एंजाइम भी एक प्रोटीन होते हैं। हार्मोन जो है बेटा ये भी एक प्रोटीन ही होता है। समझ गए? मींस एक सेल में प्रोटीन जो है एंजाइम्स और हार्मोन्स के फॉर्म में होता है, और ये जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, मींस ऑल बायोमोलिक्यूल्स नॉट ओनली प्रोटीन, प्रोटीन के साथ ही साथ लिपिड की हम बात कर लें, या फिर इसी के साथ साथ हम कार्बोहाइड्रेट्स की भी बात करते हैं, तो ये कंपोनेंट्स जो है बेटा ऐसे कंपाउंड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, डर तो नहीं लग रहा है ना? चलो, तो नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे लिपिड और फैट क्या होता है ये हम देखेंगे। लिपिड या फिर फैट ऑयल्स, प्लांट और एनिमल में जो एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, एनर्जी जो स्टोर होती है वो लिपिड या फिर ऑयल के फॉर्म में ही एनर्जी स्टोर होता है। सेल मेम्ब्रेन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन आपको याद होगा, सेल मेम्ब्रेन की यदि हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है कैसी होती है बेटा? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। नाम सुने हो आपने? क्या चीज? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन मींस कैसी होती है? तो देखिए समझ लेते हैं। बेटा साहिल आपका हैंड रेज है, कुछ प्रॉब्लम है आपको?
साहिल कुछ प्रॉब्लम है? हैंड रेज है आपका? यस और नो? नो, हैंड लोअर कर लो बेटा फिर। ओके, तो अभी देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है क्या है बेटा, फॉस्फोलिपिड बायलेयर कैसे होती है ये समझ लो। तो फॉस्फोलिपिड बायलेयर की यदि हम बात करें बेटा, तो देखिए जैसे कि सपोज यहाँ पे ये एक सेल है, सेल में आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होती है और उसके सेकंड लेयर जो होती है सेल मेम्ब्रेन होती है। अब यदि हम इस सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, इसका एनाटॉमी यदि हम माइक्रोस्कोप में देखें, तो बेटा माइक्रोस्कोप में इस तरह से ये डबल लेयर होती है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे हेड और टेल इस तरह से बना होता है बेटा। तो एक तो हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। तो इस तरह से बेटा एक ऊपर की लेयर हो गई और एक नीचे की लेयर हो गई। तो यहाँ पे बेटा ये जो सेल मेम्ब्रेन जो फॉर्म हुई है, तो ये सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है इसमें फॉस्फेट भी है प्लस लिपिड भी है। तो इस तरह से ये टर्म कहलाता है फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड ये बाइलेयर, क्योंकि ये ऊपर की एक लेयर हो गई और एक नीचे की लेयर, ऐसे टू लेयर हो गई। तो इससे सिंथेसिस होता है बेटा सेल मेम्ब्रेन का। तो लिपिड जो है सेल मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में एसेंशियल रोल प्ले करता है। तो क्या कहेंगे बेटा, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन मींस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का। समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ यहां तक के? जस्ट वेट, हाँ क्या हुआ, एक सेकेंड है बेटा। तो यहाँ पे हम लोग बेटा लिपिड को समझ रहे थे। लिपिड समझ में आ गया सभी लोगों को? यस नो? सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। डिटेल वाला पार्ट हम थोड़ी देर के बाद और समझेंगे, ठीक है। थोड़ी देर के बाद मीन्स आगे आने वाले सेशन में हम लोग और भी कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो इसमें देखिए किसका नो आंसर आया है बेटा? अजिंक्य का आंसर नो आया है। सर हमें वो राइट करना है क्या? नहीं बेटा, नो नीड टू राइट। ये जितना भी जो डेटा मिल रहा है आपको मैं शेयर करूंगा। ओके, अजिंक्य बेटा आपका कुछ प्रॉब्लम था, आप पूछे नहीं मुझसे कुछ। नो आंसर आया था, किस चीज को लेके नो कहे थे आपने? ये पीडीएफ बेटा जो मैं यहाँ पे लेक्चर्स ले रहा हूँ पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ओके, बेसिक कंसेप्ट हमारे चल रहे हैं, इसके बाद आपको एनसीईआरटी भी मिल जाएगा। जो पोर्शन राइट करने वाला रहेगा वो मैं खुद आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि इंस्टेंट आपके पास एक नोट्स हो जाएंगे। हाँ नोट्स तो बनाना ही है बेटा आपको, लेकिन अभी नहीं, लाइव क्लास में सिर्फ कंसेप्ट के समझने पे अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद जब क्लास हो जाए, तो क्लास होने के बाद आप लोगों को जो भी डेटा मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जैसे आज एक वीडियो आपको मिल गया होगा कल जो हमारा हुआ था। ओके, तो एवरी क्लास आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स और साथ ही साथ उस जो लेक्चर लाइव लेक्चर हुआ उसकी रिकॉर्डिंग ये आप लोगों को मिल जाएंगी। तो आपका वर्क ये है बेटा कि आफ्टर द क्लास आप लोगों को खुद से नोट्स प्रिपेयर करना, क्योंकि पीडीएफ जो है वो कब तक के आप संभाल के रखोगे। नोट्स आपके मेन रहेंगे बेटा जो आपके काम में आएंगे, समझ रहे हो? हाँ, घोष सर could you explain protein topic once more time? ओके बेटा, वंस अगेन मैं प्रोटीन समझा दे रहा हूँ क्या है। देखिए बेटा अभी यहाँ पे हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, एक तो हम एक सेल का स्टडी कर रहे हैं। क्या चीज बेटा? सेल। तो सेल की यदि हम बात करें बेटा, तो सेल में इनसाइड यदि हम देखें तो ये होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ ही साथ बेटा इसी सेल में यदि हम देखें तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे वेरियस मोस्ट इंपॉर्टेंट
कंपाउंड प्रेजेंट होता है, क्योंकि सेल में ये जो हो गया, क्या हो गया बेटा, सेल का साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, अब ये जो सेल का साइटोप्लाज्म है, तो सेल के साइटोप्लाज्म में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो सेल की एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं, जिसमें प्रोटीन आता है, प्रोटीन के साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स आता है, लिपिड आता है। तो प्रोटीन जो है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल के लिए, क्योंकि ये एक जो है मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है सेल का। क्योंकि यदि हम देखें तो सेल्स जो है मींस इसमें एक तो हार्मोन या फिर एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो हो रही है वो प्रोटीन से बना है। प्रोटीन बेटा डिफेंसिव मैकेनिज्म्स, प्रोटेक्टिव फंक्शंस, ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन जो है, ठीक है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट, हर चीज में इसेंशियल रोल प्ले करता है। तो अभी हम एक जस्ट बेसिक कंसेप्ट का ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, क्या एक्चुअली होता है। फिर यहाँ पे बेटा लिपिड मैंने बताया, तो स्टोर्ड जो एनर्जी होती है प्लांट एनिमल में लिपिड के फॉर्म में, और ये भी सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ये हमने देखे। लास्ट लेक्चर में बेटा कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों ने स्टडी किए थे, आपको याद होगा, कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोगों ने स्टार्च स्टडी किए थे। और स्टार्च जो होता है बेटा मींस शुगर, शुगर जो है यदि हम देखें तो स्टार्च कह लो या फिर ग्लूकोज कह लो। तो यहाँ पे पहली चीज तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसको हमने डिफाइन किए थे सिंपल टर्म शुगर, और शुगर के लिए ग्रीक लेटर जो होता है वो होता है सैकेराइड्स। और सैकेराइड्स मींस शुगर या तो किसी सिंगल यदि रहेंगी तो उसे मोनोसैकेराइड्स कहते हैं, शुगर यदि दो रहेंगी तो उसके लिए डाइसैकेराइड्स होता है, और शुगर जब मोर देन 2 रहता है तो उसके लिए पॉलीसैकेराइड्स होता है। ये हम लोगों ने स्टडी किए थे, जिसमें बेटा पॉलीसैकेराइड्स का हमने एक एग्जांपल देखे थे, दैट इज स्टार्च, याद है आपको, ठीक है। तो स्टार्च जो है ये एक पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है। साथ ही साथ बेटा हम लोगों ने यहाँ पे ग्लाइकोजन देखे थे। ओके, जानवी बेटा आपका मार्कर पेन ऑफ कर दो, अदरवाइज मैं आपको क्लास से एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। किसी को भी बेटा वहां पे मार्कर पेन का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक नहीं करना है, ओके। हाँ, ग्लाइकोजन हमने देखे थे, और उसके बाद फिर सेलुलोज, ये सारे जो है बेटा इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स है। हम जानते हैं शुगर जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्टार्च जो हमारे फूड, ठीक है, मींस प्लांट में एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होती है, और उसी स्टार्च को हम लोग कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम करने के बाद फिर फाइनली क्या होता है बेटा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है एनिमल में। और सेलुलोज जो होता है बेटा ये सेल वॉल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, मींस प्लांट की सेल वॉल जो है वो किससे बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। तो देखो शुगर जो है एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, स्टार्च जो है बेटा रिजर्व फूड मटेरियल है प्लांट में, ग्लाइकोजन जो है एनिमल में स्टोर होता है, और सेलुलोज जो है प्लांट सेल वॉल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं बेटा अभी हम लोग, इन्हीं सब्सटेंसेस के बारे में आगे चल के और भी डिटेल हम जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बेटा इनसाइड द सेल, न्यूक्लिक एसिड बेटा 2 टाइप के होते हैं, जानते हो क्या है वो 2 टाइप, बताएंगे जल्दी से। देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट, हेलो, यस, वेरी गुड, आदित्य का आंसर आया है, सेजल का आंसर आया है, ग्रेट, ओके। एक आता है आरएनए, फुल फॉर्म क्या होता है बेटा आरएनए का, और दूसरा होता है डीएनए। तो डीएनए एंड आरएनए ये जो होगा बेटा न्यूक्लिक एसिड। चैताली, मिथाली, अदिति, भूमिका, वेरी गुड। तो यहाँ पे बेटा आरएनए एंड डीएनए, भूमिका का सबसे पहले आंसर आया बेटा राइबोज न्यूक्लिक एसिड, सुहानी का आंसर आया है, वेरी गुड, मिथिला का आंसर आया है, ग्रेट बेटा। डीएनए मींस डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए जो होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ओके। यहाँ पे बेटा जो भी हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो कंट्रोल होती है, ठीक है, क्या चीज, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल जो हो रही है उसमें इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले होता है वो किसका होता है बेटा, डीएनए का, ठीक है। डीएनए जो है कंट्रोलर है बेटा। ऑल टाइप ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो कहां पर स्टोर होती है, डीएनए पर, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन जो स्टोर है और ऑल सेलुलर एक्टिविटीज जो कंट्रोल होंगी कहां से, डीएनए के पास ऑल इंफॉर्मेशन है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर है डीएनए के पास। आगे चल के बेटा जब हम 12th में जाएंगे
तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे बेटा ये कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, इसका एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, कैसे एक्चुअली यहाँ पे प्रोसेस होता है। तो देखिए बेटा, एक सेल की यदि हम बात करें तो इनसाइड द सेल न्यूक्लियस, और इनसाइड द न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए। डीएनए इस तरह से बेटा डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। डीएनए के पास एक इंफॉर्मेशन है बेटा जो कोडेड फॉर्म में है, और ये जो कोडेड फॉर्म है तो डीएनए से सबसे पहले बनता है आरएनए, और उसके बाद आरएनए जो है ट्रांसक्राइब होता है और उससे बनता है बेटा प्रोटीन। तो यहाँ पे पहली जो फर्स्ट प्रोसेस है इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। ये नोट करके रख लो, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोटीन का बनना कहलाता है बेटा ट्रांसलेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। तो ये दो मेथड है। तो बेटा ये प्रोटीन जो बना, ये प्रोटीन का रोल क्या है? एक बैक्टीरिया को मार रहा है, ये हमारा एक एंजाइम की तरह रोल प्ले कर रहा है, फूड को डाइजेस्ट कर रहा है या क्या कर रहा है? ये प्रोटीन का रोल जो है, फंक्शनिंग जो है, ये डिपेंड करेगा इस डीएनए पर। तो ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड है वो कहां पर है बेटा? डीएनए पर है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि सपोज हमें फीवर हो गया। ध्यान से समझना, क्या चीज? हमें फीवर हो गया। फीवर हो गया मींस फीवर किसकी वजह से हुआ? हो सकता है कि किसी भी टाइप के जर्म्स जो है हमारे बॉडी में आए हैं, आ गए। अब यदि वो जर्म्स हमारे बॉडी में आए तो उस जर्म्स को मारने के लिए हमारा बॉडी जो है एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाएगा जिसे कहते हैं एंटीबॉडी। तो वो एंटीबॉडी बनाने का फंक्शंस जो है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो किसके पास प्रेजेंट है बेटा? डीएनए के पास। तो सबसे पहले ये सेल में एक मैसेज उस डीएनए तक के जाएगा और डीएनए को कहा जाएगा कि भैया एक प्रोटीन को प्रोड्यूस करना है। ओके, तो अभी यहाँ पे ये जो डीएनए है ये एक्सप्रेस होगा। तो इस डीएनए में जो है बेटा क्या चीज, जो जीन प्रेजेंट है वो एक्सप्रेस होके सबसे पहले यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये कहलाता है बेटा आरएनए। एमआरएनए कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? एमआरएनए। तो सबसे पहले बेटा डीएनए से बनता है एमआरएनए। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर इसके बाद ये आगे चल के बनता है प्रोटीन। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। फिर ये जो प्रोटीन फॉर्म हुआ ये उस जर्म्स को जाकर के डायरेक्टली मार देगा। तो उस प्रोटीन को बनाने का जो इंफॉर्मेशन था वो किसके पास स्टोर था बेटा? डीएनए के पास। तो देखो अभी हमको इतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, ये आगे चल के जब हम 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का स्टडी करेंगे वहां पे हम देखेंगे। सिंपल हमें ये याद रखना कि न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए और आरएनए होता है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है, और इंफॉर्मेशन डीएनए और आरएनए के पास स्टोर्ड है, और जितना भी जो सेल की एक्टिविटी है इसकी कंट्रोलिंग जो है वो भी डीएनए की वजह से ही होंगी। ठीक है, डीएनए जो है न्यूक्लियस में होता है और आरएनए बेटा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों भी जगह पे होता है। सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन बेटा हमारे बेसिक लेक्चर जो चल रहा है इसके लिए सफिशियंट है आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं डीएनए आरएनए मीन्स न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और लिपिड, और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट का इंफॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेटा यहाँ तक कि क्लियर है कि रिस्पॉन्स करेंगे? किसी को डाउट है तो एक बार क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि मैं रिवाइज कराऊं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। मिथिला का आंसर आया बेटा, यस सर। सेजल, सुहानी, चेताली, प्रांजल, आर्या, श्रेया, योगिनी, साहिल, कनिका, ऐश्वर्या, नेहाली, अदिति, प्रिया। वेरी गुड। अदिति थोड़ा थोड़ा रिपीट कर दो, ठीक है? कौन सा पार्ट थोड़ा थोड़ा रिपीट कर दो बेटा? ठीक है, सारे हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए बेटा, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं वो है फूड। अब फूड में प्रेजेंट होता है प्रोटीन, फूड में होता है लिपिड, फूड में होता है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखे जो प्रोटीन बेटा, तो प्रोटीन हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो प्रोटीन हमारे लिए बेटा प्रोटेक्टिव फंक्शंस जो होता है उसके लिए जरूरी है। प्रोटीन एक हार्मोन की तरह काम करता है, प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करता है। जितना भी जो बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहा है जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसके लिए चाहिए होता है प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन हमारे लिए फूड में इंपॉर्टेंट है। जितना भी जो कंट्रोल है सेल का, कंट्रोलिंग पावर, वो प्रेजेंट होता है डीएनए के पास। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे लिए इसेंशियल है।
एनर्जी जो बनी वो स्टोर होगा लिपिड के फॉर्म में, तो लिपिड हमारे लिए इसेंशियल है। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनता है बेटा, एनर्जी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए इसेंशियल है। ओके, इसी पार्ट को बेटा फूड के फंक्शंस को समझते हैं अब। तो फूड का जो फंक्शंस है क्या है वो हम देख लेते हैं। तो पहली चीज तो हमारी लाइफ को मेंटेन रखने में फूड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना है, हमारे बॉडी में हीट जो जनरेट होती है, हीट जो रिलीज हो रही है, ठीक है, सबके लिए एनर्जी जो चाहिए बेटा, जो हमें कार्बोहाइड्रेट से आता है, फैट से आता है, प्रोटीन से आता है। हमारी बॉडी की ग्रोथ कह लो, टिश्यू डैमेज हो गया, कट गया, ब्रेक हो गया तो उसके रिपेयरिंग का मैकेनिज्म्स कह लो, ठीक है, उसमें प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, किसी भी टाइप के इन्फेक्शियस डिसीज है तो उस जर्म्स को फाइट करने के लिए बेटा प्रोटीन जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल रोल प्ले करता है। तो ये हमारे फूड के कुछ फंक्शंस है, जिसमें फर्स्टली वन बाय वन हम सारी चीजें अगेन देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम कार्बोहाइड्रेट को समझेंगे क्या होता है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स की यदि हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, पहली चीज तो ये एलिमेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, नाम से हमें समझ में आ रहा है एक ऐसा कंपाउंड जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, तभी तो इसे कार्बोहाइड्रेट्स कह रहे हैं। एक एलिमेंट्स किससे बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, फिर यहाँ पे यदि हम रेशियो देखते हैं तो देखिए बेटा कार्बोहाइड्रेट का हम एक एग्जांपल देखते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है जानते हो आप, बताएंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा ग्लूकोज का? वेरी गुड, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है। तो रेशियो यहाँ पे देखो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या आ रहा है बेटा, 1:2:1, ऐसे ही आ रहा है बेटा। ये हो गया, हाँ वेरी गुड, तो ये हो गया क्या चीज बेटा, रेशियो। तो सिंपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसे क्या कहेंगे बेटा 2:1। समझ में आ रहा है? तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में हमने स्टडी किए थे मोनोसेक्राइड, जिसमें आता है ग्लूकोज। ठीक है, ऑल स्वीट्स एंड सॉल्युबल शुगर है बेटा ये वाटर में, ठीक है, वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाता है। फिर यहाँ पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये सारे के सारे मोनोसेक्राइड्स है। ओके, एक टर्म यहाँ पे आ रहा है रेड्यूसिंग। ओके, थोड़ा सा ये टेक्निकल पार्ट है, ये समझ लेते क्या है रेड्यूसिंग का मीनिंग क्या होता है। रेड्यूसिंग मीन्स बेटा क्या होता है, केमिकल कंपाउंड होता है कुछ, जैसे केमिकल रिएजेंट आते हैं, जैसे बेनेडिक्ट रिएजेंट होता है, तो बेनेडिक्ट रिएजेंट और फैलिन सॉल्यूशन। ओके, वॉइस फ्लक्चुएट हुआ होगा थोड़ा सा भी, ठीक है, रिस्पॉन्स करेंगे, यदि ओके है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं है तो थोड़ा सा पॉज करते हैं। एवरीथिंग इज ओके, लिटिल सा वॉइस फ्लक्चुएशन हुआ होगा बेटा, हाँ साउंड प्रॉब्लम आया होगा, मैं खुद बता रहा हूँ आपको। ओके, ना ओके, ओके ठीक है, यस हाँ ठीक। अजिंक्य बेटा आपके साथ ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा होगा तो आप एक बार रिज्वाइन करो, बाकी लोगों के साथ प्रॉब्लम नहीं चल रहा है। आपके पास नेटवर्क का देखो कोई इशू तो नहीं है। चक्षक वासनिक, कुछ प्रॉब्लम बेटा, वॉइस प्रॉब्लम है, हैंड लोअर कर लो बेटा, वॉइस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा अभी देख लो। ठीक, चलो तो कंटिन्यू करते हैं आगे का पोर्शन ना। ओके हाँ वेरी गुड बेटा। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट समझ रहे हैं, जिसमें रेड्यूसिंग शुगर क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता रहा था। ओके,
बाकी तो हमें सारे कंसेप्ट तो बहुत इजीली समझ में आ गया बेटा। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड जिसका रेशियो 1:2:1 होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। सिर्फ यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो देखते हैं तो 2:1 होता है। ओके, फिर इसमें मोनोसेक्राइड एक एग्जांपल लिया है ग्लूकोज का, जो स्वीट होता है और वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाता है बेटा। ओके, फिर ये सारी जो शुगर है ये है रेड्यूसिंग शुगर। रेड्यूसिंग शुगर की यदि हम बात करें बेटा तो इसमें क्या क्या आता है, एक तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो रेड्यूसिंग शुगर में आपको बता रहा था, तो रेड्यूसिंग शुगर मींस एक रिएजेंट होता है, इसका नाम है बेनेडिक्ट रिएजेंट। क्या है? बेनेडिक्ट रिएजेंट। या फिर एक सॉल्यूशन होता है फैलिन सॉल्यूशन। ये केमिकल कंपाउंड है बेटा, और ये जो केमिकल कंपाउंड यदि हम देखें तो ये ऐसे केमिकल कंपाउंड है, यदि इसके साथ शुगर को मिक्स की जाए तो इसमें बेटा जो कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, मींस एल्डिहाइड और कीटोन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा केमिस्ट्री है इसमें, आगे चल के आप जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सिर्फ आपको नाम याद रखना है। तो यहाँ पे बेटा यदि हम किसी भी शुगर को इस रिएजेंट में मिक्स करते हैं तो सपोज ये जो रिएजेंट है इसका पहले जो कलर होता है वो होता है बेटा ब्लू कलर। ठीक है, कौन से कलर का होगा बेटा? पहले ये ब्लू कलर का होगा, तो ब्लू कलर से ये कलर चेंज कर देगा यदि। ठीक है, तो शुगर क्या हो गई बेटा? रेड्यूस हो गई। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ऐसा शुगर है बेटा जिसे कहते हैं हम सुक्रोज। ठीक है, सिर्फ सुक्रोज एक ऐसा शुगर है जो बेटा नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज जो है कैसा बेटा? नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। बाकी सारे के सारे शुगर जो होती है वो कैसी होती है बेटा? रेड्यूसिंग होती है। तो रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग शुगर क्या बेटा? समझ में आ गया सभी लोगों को? हेलो, गुड बेटा, वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो कल बेटा हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स में डायसैकेराइड्स का स्टडी किए थे। डायसैकेराइड्स मतलब जब टू मोनोसैकेराइड्स आपस में ज्वाइन होते हैं। मोनोसैकेराइड्स मींस ग्लूकोज, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स में आता है, फ्रक्टोज आता है, राइबोज भी बेटा मोनोसैकेराइड्स है, मतलब एक सिंगल शुगर। इस तरह से ये सिंगल शुगर, जब ये दोनों भी शुगर आपस में ज्वाइन होंगे तो इस तरह से टू मोनोसैकेराइड ज्वाइन हो गई। तो जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में ज्वाइन होती है तो ये क्या कहलाता है बेटा? डायसैकेराइड्स। ओके, ठीक है। अब डायसैकेराइड्स में हम लोगों ने जो स्टडी किए थे तो इसमें बेटा यदि हम देखें तो सबसे पहले तो क्या कह सकते हैं हम लोग कल स्टडी किए थे? माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ये जो है किसका एग्जांपल है बेटा? डायसैकेराइड्स का। तो इसमें देखिए बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज की बात करते हैं। ठीक है, तो जब टू ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड अगेन ग्लूकोज, जब टू ग्लूकोज आपस में ज्वाइन होते हैं तो क्या बनता है? माल्टोज बनता है। ठीक है, जब ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज यदि ज्वाइन हो गया तो क्या बनेगा बेटा? सुक्रोज बनेगा। जब ग्लूकोज के साथ लैक्टोज जुड़ गया तो क्या बन जाएगा बेटा? उल्टा हो गया यार, सॉरी। ग्लूकोज के साथ क्या चीज? गैलेक्टोज। ठीक है, क्या चीज? ग्लूकोज के साथ जब गैलेक्टोज हो जाएगा तब क्या बन जाएगा? लैक्टोज बन जाएगा। तो ये सारे के सारे बेटा दो कंपाउंड आपस में ज्वाइन होने के बाद बन रहे हैं, तो ये कहलाता है बेटा डायसैकेराइड्स। तो यहाँ पे देखो स्लाइड में मैंने आप लोगों के लिए जो डेटा लाया हूँ, माल्टोज मीन्स टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सुक्रोज मीन्स जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज ज्वाइन होगा। ठीक है, ये भी नॉन रेड्यूसिंग शुगर है, सिर्फ सुक्रोज, बाकी सारी रेड्यूसिंग है, ये हमने देखे थे। और लैक्टोज जो बेटा जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में ज्वाइन होता है तब फॉर्म होता है। ओके, ठीक। अभी किसी एक पर्सन का यहाँ पे नॉट अंडरस्टैंड करके लिखा हुआ बेटा, घोष। क्या नहीं समझा बेटा? एक्सप्लेन करो तो मैं आपको समझा दूंगा। कौन सा पोर्शन नहीं समझ में आया बेटा बताओ? घोष बेटा। बाकी लोगों के साथ बेटा क्लियर है हर चीज? ऐसा कोई और पर्सन है जिससे अब तक जो बताया वो नहीं समझा? घोष, आपको रेड्यूसिंग शुगर नहीं समझ में आई बेटा? ठीक है, बता दे रहा हूँ रेड्यूसिंग शुगर क्या होती है। थोड़ा सा लॉजिकल कंसेप्ट में बताता हूँ बेटा आपको।
देखिए क्या होता है बेटा, यदि कोई शुगर जिसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड मीन्स CHO ग्रुप होता है, या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और वो भी कैसे, फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। तो जब ये फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप यदि इसमें प्रेजेंट है, तो ये क्या करते हैं बेटा, ये किसी भी कंपाउंड के साथ जाके रिएक्ट कर जाएंगे। जैसे इधर से हमने एक बेनेडिक्ट रिएजेंट लिए, तो बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ ये कंपाउंड जाके रिएक्शन कर जाएंगे। तो रिएक्शन करने की वजह से यदि पहले उस रिएजेंट का कलर ब्लू था, तो ब्लू जो है टर्न हो जाएगा किसमें बेटा, येलो में। कब होगा बेटा, जब वो रिएक्ट कर रहे हैं तब। तो जब रिएक्शन हो रही है तो इस टाइप की जो शुगर है वो रेड्यूस हो जा रही है। क्या हो जा रही है, रेड्यूस। तो इस टाइप के शुगर को क्या कहते हैं बेटा, रेड्यूसिंग शुगर। और यदि मान लो उसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो जब प्रेजेंट नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, तो कलर चेंज नहीं होगा, जैसा का वैसा रहेगा। तो इस टाइप की जो शुगर है वो कहलाएगी नॉन रेड्यूसिंग शुगर। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता इस चीज को लेकर के, बट आपको इसमें इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग। तो सिर्फ और सिर्फ बेटा सुक्रोज ही एक ऐसा शुगर है जो नॉन रेड्यूसिंग शुगर है, बाकी सारे के सारे कैसे बेटा, रेड्यूसिंग शुगर है। घोष बेटा समझा अभी? हेलो, रिस्पॉन्स करो बेटा। वेरी गुड। चलो, और कोई पर्सन है बेटा ऐसा जिसको अभी तक के का कोई भी पोर्शन नहीं समझा है? जहां नहीं समझेगा डायरेक्टली आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो बेटा। चलो, तो फाइनली हम आते बेटा अभी कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस पे। तो कार्बोहाइड्रेट का यदि फंक्शन हम देखें बेटा, ठीक है, तो ऑब्वियसली एनर्जी प्रोवाइड करना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेटा पॉलीसेकेराइड, इसको शुगर में कैलकुलेट नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब नॉट ए शुगर का मतलब ये है कि स्वीट इन नेचर को लेकर के किया बेटा। तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक जो होता है, एक शुगर होता है और एक नॉन शुगर होता है। तो एक शुगर और एक नॉन शुगर। तो शुगर में मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड आते हैं, और नॉन शुगर पॉलीसेकेराइड आता है, या फिर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शुगर हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे एक सिंगल यूनिट मोनोसेकेराइड, डबल यूनिट डाइसेकेराइड, मोर देन यदि यूनिट होगा तो उसको पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो इस तरह से बेटा इसे टू टाइप से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, जिसके जो हम लोगों ने स्टडी किया था बेटा, एनर्जी स्टोरिंग, दो कंपाउंड है बेटा, एक तो स्टार्च है और दूसरा क्या है, ग्लाइकोजन है। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है। मींस यदि हम देखें तो प्लांट में एनर्जी जो स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और एनिमल में जो एनर्जी, उल्टा हो गया, हाँ, प्लांट में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और ग्लाइकोजन जो है बेटा एनर्जी एनिमल में स्टोर्ड होता है। और ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो भी एनिमल में, कहाँ पे बेटा पढ़े थे हम लोगों ने, वेरी गुड, कहाँ पे, लीवर में और मसल में। ठीक है, सेजल का हैंड रेज हुआ है बेटा, कुछ प्रॉब्लम है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है बेटा, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है समझता है कि बेटा, ब्रेक डाउन। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड जो है इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो डाइसेकेराइड बनेगा, और डाइसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस होगा तो मोनोसेकेराइड्स बनेगा। ओके, हाइड्रोलाइसिस मींस यदि हम इसे सिंपल टर्म में समझे, तो जैसे कि सपोज ऐसे ये दो कंपाउंड है जो कि डाइसेकेराइड्स है, और अभी क्या किया गया बेटा, इस डाइसेकेराइड्स का यहाँ पे हो गया हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस की यदि हम बात करें तो जब ये ब्रेक होगा तो ये एक कंपाउंड इधर हो जाएगा और एक कंपाउंड इधर हो जाएगा, टूट गया। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, ब्रेक डाउन विथ वाटर। तो डाइसेकेराइड्स का हाइड्रोलाइसिस होता है तो बनता है मोनोसेकेराइड्स। और इसी तरह से यदि हम पॉलीसेकेराइड्स देखेंगे और पॉलीसेकेराइड का जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, डाइसेकेराइड्स। बहुत ही सिंपल टर्म है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ओके, यहाँ पे यही बताया हुआ है। ओके, ऑब्वियसली हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन, मेन फंक्शन जो है एनर्जी प्रोवाइड करना। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या होता है बेटा, एनर्जी मिलती है। ठीक है,
मेन सोर्स जो होता है एनर्जी का कार्बोहाइड्रेट से, मीन्स हमें यदि हमारे बॉडी को हम 100% में कैलकुलेट करें और सारे कंपोनेंट देखें तो उसमें 55 से लेकर के 65% जो एनर्जी हमें मिलता है वो मिलता है बेटा कार्बोहाइड्रेट से। समझे? बाकी के कंपाउंड जो है वो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में बहुत कम देते हैं। ओके। प्लांट की जो सेल वॉल है वो बनी होती है बेटा सेलुलोज से, और सेलुलोज जो है बेटा प्लांट को क्या करता है बेटा प्रोटेक्ट करता है। एक फाइब्रस मटेरियल जो होता है सेलुलोज, प्लांट की सेल वॉल। ठीक है, क्योंकि देखो प्लांट जो है बाहर चाहे आंधी आए तूफान आए कितना भी यूवी इंडेक्स बढ़ जाए सनलाइट कितना भी रहे तो वे प्लांट डट कर खड़े रहते हैं। सेलुलोज जो है एक फाइब्रस मटेरियल जो प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट है, जो प्रोटेक्ट कर रहा है बेटा प्लांट को। और एक्सेस कार्बोहाइड्रेट यदि रहा तो स्टोर हो जाता है एनिमल में ग्लाइकोजन जो कि लीवर और मसल्स में, और प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फैट। की हम बात करें बेटा तो फैट जो है हमारे अंडर द स्किन जो है ये स्टोर होता है। बट अभी हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं तो ये वाला स्टेटमेंट को भूल जाओ आप। समझ में आ गया? अब आते हैं हम लोग प्रोटीन पर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के टर्म में एक बार रिकैप ले रहा हूं जो भी मैंने पढ़ाया। कार्बोहाइड्रेट के टर्म में आपको क्या क्या याद रखना है? तो कार्बोहाइड्रेट बेटा आपको इसमें याद रखना है ये मेन सोर्स है हमारे एनर्जी का। पहली चीज, कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन द शुगर। सिंगल शुगर है तो उसे कहते हैं मोनोसेकेराइड, दो शुगर रहेंगी तो उसे डाइसेकेराइड, अब मोर देन टू रहा तो उसे क्या कहते हैं बेटा पॉलीसेकेराइड। फिर एग्जांपल्स आपको याद रखना है, मोनोसेकेराइड में हमने ग्लूकोज पढ़े थे, फ्रक्टोज पढ़े थे, गैलेक्टोज पढ़े थे, राइबोज पढ़े थे। डाइसेकेराइड्स में हम लोगों ने माल्टोज का स्टडी किया है, लैक्टोज का स्टडी किया है और सुक्रोज का स्टडी किया है। अब यहाँ पे माल्टोज जो है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, लैक्टोज जो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है और सुक्रोज जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनता है। समझ में आ गया? पॉलीसेकेराइड बेटा इसमें आता है स्टार्च। अब हमें जो कार्बोहाइड्रेट है ये कहां से मिलेगा? अदिति का भी ये क्वेश्चन आया, वेरी गुड बेटा। ठीक है, वेयर आर कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन फ्रॉम? तो कार्बोहाइड्रेट बेटा हमें जो भी फूड है जो हम खा रहे हैं वहां से मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मिल्क का यूज करते हैं तो मिल्क के फॉर्म में हमें जो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा मीन्स लैक्टोज शुगर हमें मिलती है। ठीक है, जो हम राइस खा रहे हैं बेटा, जो हम चपाती खा रहे हैं उससे हमको जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो मिलता है बेटा हमें स्टार्च। ठीक है, जो हम जो चीनी जो होती है शुगर, ठीक है, तो शुगर यदि हम देखें जो टेबल शुगर जो मिठास हमें देती है उसमें होता है बेटा सुक्रोज, जो डेली हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, शुगर कैन से ऑब्टेन होता है जो। ठीक है, तो इस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे बॉडी में जाएगा और हमें एनर्जी देता है। मीन्स कार्बोहाइड्रेट जिसमें बहुत सारे सोर्स है, फिर ऐसा नहीं है, मैं तो एक दो एग्जांपल बता रहा हूँ। हर इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवरी फूड जो है उसमें मिलेगा ही मिलेगा। वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, उसमें भी होगा। ओके, हाँ। आदित्य बेटा मैनोज जो है यदि हम देखें तो मैनोज जो है फ्री फॉर्म में हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है तो मैनोज जो है बेटा ये जनरली कहाँ मिलेगा? एग में मिलेगा। तो इसका एक स्पेशली फंक्शंस नहीं है। जैसे गैलेक्टोज हमने देखे तो गैलेक्टोज का स्पेशली फंक्शंस नहीं है, ऐसे ही मैनोज का स्पेशली फंक्शंस नहीं है। ठीक है, स्पेशली मतलब ये जैसे एक कंपाउंड के फॉर्म में होगा। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग अब कहां पर? प्रोटीन पे। यहां तक के बेटा अभी भी किसी को कुछ डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से एक बार रिस्पॉन्स कर दो। ओके, क्लियर है सारे? सारे पॉइंट्स क्लियर है, वेरी गुड बेटा, सभी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हम्म, तो नेक्स्ट पोर्शन हम देख रहे हैं अभी प्रोटीन। हाँ बेटा, योगिनी माल्टोज जो है ये डाइसेकेराइड्स है।
हाँ, प्रोटीन कैसे बने होते हैं बेटा, वही देख रहे हैं अभी हम लोग। ओके, प्रोटीन जो है पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड होता है। ठीक है अदिति, हम देख रहे हैं वन बाय वन। हाँ, तो अभी देखिए प्रोटीन जो है, यदि हम इसके कंसेप्ट को समझे तो जैसे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट देखे थे, उसमें हम लोगों ने बेटा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखे थे, बट इसमें एडिशनल नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस भी जुड़ गया। तो प्रोटीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा और भी एडिशनल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटा हमारा। फिर इसके बाद प्रोटीन जो है ये लीनियर पॉलीमर होता है बेटा। ठीक है, पॉलीमर में ऐसा मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड जैसा नहीं होता है। प्रोटीन मींस डायरेक्टली पॉलीमर होता है। इस तरह से ये जो है बेटा एमाइनो एसिड जो है, ठीक है, अगेन यहाँ पे बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में इस तरह से जब ज्वाइन होंगे तब जाके फॉर्म होता है प्रोटीन। क्वेश्चन ये है कि अमाइनो एसिड क्या होता है। ठीक है, अमाइनो एसिड को समझना पड़ेगा पहले, तो प्रोटीन को समझना है। तो अमाइनो एसिड की हम बात करें बेटा, देखो नाम से समझ में आ रहा है क्या चीज, अमाइनो। कुछ लोग अमाइनो, अमीनो भी पढ़ते हैं, अमीनो एसिड। तो अमीनो मींस एक NH2 ग्रुप होता है बेटा, वैसे NH3 कहते हैं, और एसिड मतलब एसिडिक ग्रुप। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें अमाइनो प्लस एसिड ग्रुप दोनों भी प्रेजेंट होता है, वो कहलाता है अमाइनो एसिड। और जब इस तरह से बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन होंगे तब जाके बनता है प्रोटीन। तो बट ये अमाइनो एसिड में भी क्या क्या होगा, तो यहाँ पे बेटा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। बट मेनली इसमें जो होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है। तो ये प्रोटीन का मेन कंपोनेंट हो गया बेटा। ठीक, अमाइनो एसिड से बनता है। अमाइनो एसिड जब आपस में ज्वाइन होता है बेटा, तो दो अमाइनो एसिड होंगे तो डाइपेप्टाइड होगा। ठीक है, ऐसे अगेन एंड अगेन जब जुड़ते जाएंगे तो फाइनली यहाँ पे जो फॉर्म होगा उसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, पॉलीपेप्टाइड। हाँ, वेरी गुड अदिति। यहाँ पे टोटल बेटा नेचर में यदि देखे तो मोर देन 300 टाइप के अमाइनो एसिड जो है अभी तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ 20 टाइप के अमाइनो एसिड ऐसे है बेटा जो नेचुरली होते हैं, और यही 20 टाइप के अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। ओके, ओनली 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, जैसे कि ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फेनिलएलानिन, हिस्टिडीन। नाम टेंशन मत लो, डरना नहीं, मैं नाम बता रहा हूँ ऐसे आपको। तो ऐसे बेटा टोटल 20 टाइप के अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ओके, वैसे तो 300 टाइप के प्रोटीन नेचर में होते हैं, लेकिन फिर भी बेटा सिर्फ 20 टाइप ही ऐसे हैं जो क्या करेंगे बेटा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। तो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है बेटा, कंडेंसेशन। जैसे ये एक अमाइनो एसिड है और ये एक अमाइनो एसिड है, इन दोनों को हमको जोड़ना है। तो ये जब दोनों ज्वाइन होंगे इस तरह से, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो कंडेंसेशन रिएक्शन में अमाइनो एसिड और H2O के साथ रिएक्शन होके क्या बनेगा, डाइपेप्टाइड। और आगे होगा तो पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। ओके बेटा अजिंक्य, लीव करके जल्दी से ज्वाइन करो तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, बाकी लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। वासनिक रिपीट करना बेटा, कौन सा पार्ट रिपीट करना बेटा वासनिक, बताओ। कौन सा पार्ट रिपीट करना है बेटा, बताओ। कंडेंसेशन, हाँ कंडेंसेशन में रिपीट कर रहा हूँ। कंडेंसेशन बेटा अभी सिर्फ आप इतना समझो, कंडेंसेशन मतलब दो कंपाउंड को जोड़ना और एक इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन होना, ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, मैकेनिज्म्स कैसे होती है, मैं आपको अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ तो आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कंडेंसेशन जो रिएक्शन है बेटा, इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक कंपाउंड है और ये एक कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड में यहाँ पे OH प्रेजेंट है, इस कंपाउंड में यहाँ पर भी OH प्रेजेंट है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो OH है और ये OH आपस में रिएक्ट करके इस तरह से क्या होगा बेटा, H2O बाहर हो गया। H2O बाहर हो गया तो एक ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, इनके बीच में इस तरह से जो जोड़ रहा है, ज्वाइन कर रहा है, मीन्स क्या आ रहा है यहाँ पे, ये एक कंपाउंड ऑक्सीजन जो दोनों को जोड़ देगा, क्या बाहर हुआ, H2O। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है ये कहलाता है कंडेंसेशन, वासनिक। समझा बेटा? तो ये ऐसा बेटा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब जोड़ रहे थे तो माल्टोज बन रहा था, तो वहां पे भी कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये वाला स्लाइड मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अभी, ठीक है। प्रोटीन के सोर्स बेटा, चीज हो गया, पनीर, चिकन, राइस, एग, व्हाइट फिश, ये बेटा रिच सोर्स होते हैं प्रोटीन के। ओके, और आप लोग याद रखो बेटा, डेली डाइट में ये जो आप देख रहे हो ये फूड हम बहुत कम यूज करते हैं, अवॉइड करते हैं जनरली। समझ गए? आप बोलोगे कि सर हम तो मीट नहीं खाते, तो क्या हम मीट खाना चालू कर दे, चिकन खाना चालू कर दे? नहीं, लेकिन बेटा नट्स देखो, ठीक, राइस, चीज, यहाँ पे प्रोटीन होता है। ठीक, हम डेली डाइट में सबसे ज्यादा जो लेते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, ठीक, व्हाइट पीस नहीं है बेटा, फीस है वो। ओके, हाँ। तो बेटा सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है, जैसे कि सीरियल ग्रेन्स जो होते हैं ना, स्पेशली जो दाल होते हैं, पल्सेस, उसमें भी प्रोटीन होता है। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिल्क में भी प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन जो है ये एक्चुअली कैसे बना है और प्रोटीन का रोल क्या है? तो प्रोटीन बेटा बना होता है अमाइनो एसिड से, मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, कभी कभी सल्फर और फास्फोरस बेस में होता है। 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं जो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल टाइप में आते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर समझाता हूँ पहले तो। ओके, तो हम जानते हैं बेटा कि एक कार्बन कंपाउंड जब एक अमाइनो ग्रुप से और एक एसिडिक ग्रुप से इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा, जिसके साथ बेटा एक हाइड्रोजन वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए और एक आर जो ग्रुप है बेटा, जो किसी भी टाइप के अमाइनो एसिड को लेके जोड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से बना एक कंपाउंड जो है ये कहलाता है अमाइनो एसिड। ठीक है, थोड़ा सा एनिमेटेड समझते हैं हम लोग। देखो बेटा यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, आर कोई भी एक अमाइनो एसिड हो सकता है और एच जो कार्बन वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए है। तो अमाइनो एसिड कब कहेंगे? जब इसमें एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, NH2 ग्रुप, अमाइन ग्रुप, और दूसरा बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है, तो ये जो कंपाउंड्स बना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कहलाता है अमाइनो एसिड। ठीक है, अब ये अमाइनो एसिड आपस में जब ज्वाइन होंगे तो यहाँ पे कंडेंसेशन या फिर हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखो, ये इतने सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे अमाइनो एसिड दिख रहे हैं, या तो ये आपस में ज्वाइन होकर प्रोटीन बनाएंगे या फिर टूट जाएंगे, तो ये अलग अलग इस तरह से बिखर जाएंगे। तो हाइड्रोलाइसिस होगा या फिर कंडेंसेशन होगा, जिसकी वजह से देखो नंबर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, 4 आया, इस तरह से जो कंपाउंड बना ये हो गया बेटा प्रोटीन, दैट इज कंडेंसेशन। ये कंपाउंड जो थे आपस में जुड़ करके एक बड़ा कंपाउंड बना लिए। लेकिन यही कंपाउंड जो होता है बेटा आगे चल के ये ब्रेक होगा, अलग अलग बिखर जाएगा, दैट इज हाइड्रोलाइसिस। तो इस तरह से बेटा मैकेनिज्म्स यहाँ पे होता है। ओके, ये वाला पार्ट समझा बेटा सभी लोगों को? आगे बढ़े। जिसको जहां डाउट आएंगे वहां आप इमिडिएटली रिस्पॉन्स करेंगे। फिर इसके बाद देखिए बेटा, अमाइनो एसिड में वही वाला मैकेनिज्म्स जो है यहाँ पे समझाया है। देखो यहाँ पे बताया है बेटा कि ये एक अमाइनो एसिड है और ये एक अमाइनो एसिड है। ये दोनों अमाइनो एसिड आपस में कैसे जुड़ रहे हैं, और प्रोटीन जब बनता है तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है बेटा, जिसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। हर्षित बेटा कुछ प्रॉब्लम है? नो नीड टू राइट।
हाँ, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो देखो बेटा यहाँ पे ये जो बना ये है एक प्रोटीन। अब इस प्रोटीन में यदि हम देखेंगे बेटा तो प्रोटीन के एक साइड बेटा NH2 ग्रुप रहेगा और इसी प्रोटीन के दूसरे साइड COOH ग्रुप रहेगा। ठीक है, मतलब दोनों में से एक कंपाउंड एक साइड और एक कंपाउंड एक साइड रहता है, बट जनरली NH2 जो है एक साइड में और COOH दूसरे साइड है। यहाँ पे ये एक बॉन्ड बन रहा है बेटा, इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड है। एक अमाइनो एसिड का OH ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का H ग्रुप, ये आपस में हुए बाहर H2O के फॉर्म में बन गया पेप्टाइड बॉन्ड और इस तरह से बना प्रोटीन। अब देखो ये वाला पार्ट जो है ऐसे समझाने में नहीं समझता है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लेरिफाई करके समझाता हूं क्या आएगा कैसे आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा जो यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूं मैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग बेटा दो अमाइनो एसिड बनाएंगे। ठीक है, दो अमाइनो एसिड मीन्स यहाँ पे ये हो गया NH2। ओके, NH2 के साथ यहाँ पे ये आ गया कार्बन, फिर COOH, फिर इसके बाद ये हो गया इधर R1, ये एक अमाइनो एसिड है और ये हो गया H। इसी के साथ साथ अगेन एक और अमाइनो एसिड लेते हैं हम लोग। तो अमाइनो एसिड में ये कार्बन, इधर साइड COOH आएगा, ये हो गया R2, यहाँ पे आ गया H, और इधर जैसे हम लोगों ने NH2 लिखा तो एज इट इज यहाँ पर भी हम लिखेंगे N, और H2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऊपर नीचे HH लिख सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, हम ये दोनों कंपाउंड है, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा H2O को बाहर निकाल ले रहे हैं। क्या हो रहा है बेटा, हम यहां से H2O को बाहर निकाल लिए। कैसे निकाले, तो एक अमाइनो एसिड का बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH को बाहर निकाल लिए और दूसरे अमाइनो एसिड के NH2 जो ग्रुप है वहां से H को बाहर निकाल लिए। बाहर। बाहर निकालने के बाद बेटा इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे आपस में। ठीक है, तो कैसे जोड़ेगा ध्यान दीजिए, ये तो कोई ये NH2 था, फिर OH बाहर निकल गया, फिर यहाँ पे क्या रहेगा NH, फिर C एंड COOH। ओके, तो इस तरह से ये कंपाउंड फॉर्म होता है बेटा। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। वापस से मैं वही वाला पार्ट फिर से बताता हूं आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे ये एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, अब ये जो अमाइनो एसिड है बेटा, तो इस अमाइनो एसिड का देखो ये वाला COOH ग्रुप है, इसको कैसा लिखा है CO और COH ऐसा लिखा हुआ है। ये दूसरा अमाइनो एसिड है जिसका NH2 ग्रुप है, इसका NH2 में NH इधर एक ले लिया और एक H को इधर कर दिया है। फाइनली बेटा एक अमाइनो एसिड से और COOH का OH ले लिया और दूसरे साइड से क्या लिया बेटा, H ले लिया। समझ में आ रहा है, फिर इस तरह से यहां से H2O बाहर हो गया ये वाला, इनको आपस में ज्वाइन करा दिया। तो ये देखो ये ज्वाइन जो हुआ इस तरह से ज्वाइन होगा। तो देखो यहाँ पे CH, इधर O और इधर NH, तो इस तरह से ये जो ज्वाइन हुआ इसे कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहेंगे इसे, पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में आ रहा है क्या बेटा, सर नहीं समझा? चलो तो दूसरा ऑप्शन ढूंढता हूं मैं आपके लिए समझाने के लिए, जस्ट वेट। जस्ट वेट, समझा दे रहा हूं कैसे यहाँ पे फाइनली कंपाउंड्स जो है फॉर्म हो रहा है और कैसे बन रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं,
वेट बेटा, मैं आपके लिए एक सेटअप कर दे रहा हूँ जिसमें आपको बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? जस्ट वेट। क्लियरिफाई करा दे रहा हूँ, एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जस्ट बेटा 2 सेकेंड। ओके, बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या बेटा आपको? थोड़ा सा साइन कर रहा होगा, हो सकता है, आई डोंट नो। बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? ये इतना बोर्ड दिखाई दे रहा है? क्लियर दिख रहा है? रिस्पॉन्स करेंगे, चैट में रिस्पॉन्स करेंगे, यस या नो? हाँ चलो गुड। तो अभी मैं आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट जो है, जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, वो क्लियर करा दे रहा हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग जो समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा? हम अमाइनो एसिड देख रहे हैं। तो अमाइनो एसिड की यदि हम बात करें तो पहली चीज तो सबसे पहले अमाइनो एसिड जो है ये क्या है, ये हमें समझना है। क्या चीज बेटा? अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड मींस एक ऐसा कंपाउंड, जैसे कि सपोज ये कार्बन, कार्बन के साथ COOH ग्रुप इधर है, इसके बाद यहाँ पे आ रहा है NH2 ग्रुप, फिर यहाँ पे ये R1 फर्स्ट अमाइनो एसिड हो गया और ये H। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो कंपाउंड बना, ये कहलाएगा बेटा फर्स्ट अमाइनो एसिड। अब हमें क्या करना है बेटा? प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है। क्या बनाना है हम लोगों को? प्रोटीन फॉर्म करना है। तो ये हो गया फर्स्ट अमाइनो एसिड, क्लियर हुआ? फिर इसके बाद एज इट इज अगेन हम यहाँ पर भी एक और अमाइनो एसिड बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, इस तरह से यहाँ पे R2 ले लूंगा मैं, H, फिर COOH हो गया बेटा। और यहाँ पे N और H2 को कैसे लिखा मैंने? इस तरह से। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ NH2 को? ठीक है, क्लियर हो गया? तो अभी यहाँ पे ये हो गया बेटा सेकेंड अमाइनो एसिड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये वाले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और दूसरे अमाइनो एसिड का NH2 का H, इसको लेकर के मैंने यहां से निकाल दिया क्या चीज बेटा? H2O निकला बाहर। अब H2O बाहर निकल गया, तो अब देखिए यहां पर क्या चीज बेटा? इसको हम वापस से फिर से लिखेंगे। ये वाला कंपाउंड जो है हमारा, क्या आ रहा है? NH2, फिर ये C, फिर ये C और O। तो CO को मैं ऐसा लिख देता हूं, समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद देखो यहां से ये H2O तो बाहर आ गया, तो ये NH। तो अभी क्या कर रहा हूं मैं? यहाँ पे N और H को मैंने इधर ले लिया, फिर इधर ये वाला N के साथ कार्बन था और ये लास्ट में COOH, ये हो गया। अब मुझे ये बताओ, ये कार्बन के साथ और ये कार्बन के साथ एक साइड R1 था, यहाँ पे R2 था, यहाँ पर H था और यहाँ पर H था। अभी यहाँ पे ये जो कंपाउंड बना ये वाला, इसे हम क्या कहेंगे बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहेंगे इसे? पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरह से दो अमाइनो एसिड जुड़ा। ऐसे ही अगेन एंड अगेन जब बहुत सारे अमाइनो एसिड जब ज्वाइन हो जाएंगे, तब फाइनली बेटा एक प्रोटीन बनता है। क्लियर हुआ बेटा? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से चैट में, ओके होगा तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेलो
ऐसा कोई पर्सन जिसे नहीं समझ में आया? ओके है, चलो वेरी गुड। जहां पे नहीं समझेगा डायरेक्टली आप बोलिए कि सर वो चीज नहीं समझा है, तो मैं आप लोगों को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ग्रेट, नेक्स्ट पोर्शन पे आ रहे हैं अभी हम लोग। ये था बेटा एमाइनो एसिड, और इस एमाइनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और उनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, वो हम लोगों ने देखे। ओके, वेरी गुड अदिति, समझ गया पूरा, क्लियर है सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये था बेटा प्रोटीन, जिसमें कंडेंसेशन रिएक्शन हमने देखे, और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा बेटा, हाइड्रोलाइसिस भी हम लोगों ने समझे। ठीक है, तो कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, ये पार्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पे कंसेप्ट समझे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम इसी तरह से, और आगे का जो पोर्शन है वो हम देखेंगे। मीन्स प्रोटीन्स जो है इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख रहे हैं। तो प्रोटीन जो बेटा, अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने जो बताया, तो प्रोटीन जो है बेटा, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है ये स्टोर्ड होता था, तो प्रोटीन को हम स्टोर नहीं कर सकते। प्रोटीन का स्टोर नहीं होता बेटा, कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाता है बट प्रोटीन स्टोर नहीं होगा। प्रोटीन जितना चाहिए, सॉरी, उतना यूज होगा, और जितना एक्सेस होगा इसका क्या होता है बेटा, डीएमिनेशन। प्रोटीन जो होता है बेटा, ये डायरेक्टली लीवर में गया, लीवर में ही जाते ही प्रोटीन का क्या होगा बेटा, ब्रेकडाउन होगा, मींस अमोनिया बनता है। ठीक है, क्या फॉर्म होगा, अमोनिया, और अमोनिया जो है बेटा आगे चल के कन्वर्ट होता है यूरिया में, जो किडनी के थ्रू एलिमिनेट होता है। मींस एक्सेस अमाउंट में यदि अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में प्रेजेंट है तो वो लीवर के थ्रू डीएमिनेट हो जाता है। क्या होता है बेटा, डीएमिनेटेड। अभी फिर से वॉइस का प्रॉब्लम आ सकता है बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क एरर दिखा रहा है मुझे यहाँ पर। रिस्पॉन्स करेंगे, ओके है तो आगे बढ़ते हैं। ओके है, चलो ठीक है, तो ये डीएमिनेटेड हो गया बेटा। हाँ, वॉइस क्लियर है हमारे लिए, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो यूरिया के फॉर्म में अब किडनी के थ्रू क्या होगा बेटा, अमाइनो एसिड जो एक्सेस था या प्रोटीन, ये हमारे बॉडी से एक्सेस हो गया। हाँ, गुड क्वेश्चन बेटा। डीएमिनेटेड का मतलब क्या होता है वो हम देख लेते हैं। डीएमिनेटेड मींस, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या कह सकते हैं हम लोग, जो अमाइन ग्रुप है ना, जैसे हमने अमोनिया देखे NH2 ग्रुप, फिर ये कार्बन है ये जो कंपाउंड, तो ये NH2 ग्रुप को वहां से रिमूव कर दिया जाता है, तो इसे कहते हैं डीएमिनेटेड। समझ गया, रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप जिससे यूरिया बनता है। ओके, नॉट ओके। योगिनी, क्या प्रॉब्लम बेटा, योगिनी क्या प्रॉब्लम है बताओ। हाँ, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए उसको हमारे बॉडी से रिमूव करना जरूरी है, तो यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है। बेटा किसी का कुछ प्रॉब्लम है या आगे बढ़े? वासनिक जो है प्रॉब्लम लिख के भेजा है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम बेटा। योगिनी नॉट ओके बोली है, रिस्पॉन्स करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। क्या प्रॉब्लम बताओ जल्दी से। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मेरे तक के, आई डोंट नो, आप बताओगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हाँ बेटा, बिलीरुबिन जो है वो भी ब्रेक डाउन होता है, हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होता है, बाइल पिगमेंट कहते हैं हम उसे। हाँ, फिर इसके बाद देखो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, यूरिया तो हमने देख लिए, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है लीवर में, बट प्रोटीन जो है स्टोर नहीं होता है। ओके, प्रोटीन के फंक्शंस देखिए बेटा, तो हमारे बॉडी ग्रोथ, हेयर्स, इसकी ग्रोथ, बॉडी के रिपेयर, प्रोटीन इसमें हेल्पफुल होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बेटा, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है प्रोटीन। प्रोटीन बेटा हार्मोन और एंजाइम की तरह रोल प्ले करता है, एंटीबॉडीज और एंजाइम जो है इस तरह से प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थोड़ा बहुत एनर्जी प्रोटीन से मिलता है हमें,
हीमोग्लोबिन जो बेटा प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में होता है, जो कि ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है। प्रोटीन स्टोर नहीं होते बेटा, प्रोटीन जैसा डायरेक्टली यूज होगा और आगे काम हो जाता है, ठीक है। एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में भी प्रोटीन जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो जाए बेटा तो कुछ इस तरह की हालत हो जाती है, बेचारे इन बच्चों को देखो, दो डिसीज है बेटा, क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस, ठीक है। दो डिसीज है बेटा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसकी जो है डेफिशिएंसी प्रोटीन की वजह से होता है। ओके, यदि प्रोटीन यदि छोटे बच्चों को ना दिया जाए तो प्रोटीन तो बेटा हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन के बिना काम नहीं चलता है। एक टाइम पे कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा चल जाएगा, लेकिन प्रोटीन नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ बेटा, हाँ सुहानी, प्रोटीन की परफेक्ट डेफिनेशन बेटा, प्रोटीन को हम इस तरह से कह सकते हैं कि प्रोटीन आर द कंपाउंड जो कि बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से, एंड लीनियर पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड, ये प्रोटीन होता है। एंड ये वेरी इसेंशियल फॉर द ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके, प्रोटीन को यदि हम ग्रीक टर्म से समझे तो प्रोटीन में प्रो आ रहा है, प्रो का मीन्स होता है फर्स्ट, प्राइमरी, प्राइमरी कंपाउंड इन आवर बॉडी, जो हमारी ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होता है, वो कहलाता है प्रोटीन। अब उसको बहुत सारे टर्म में हम परफेक्ट डेफिनेशन समझ सकते हैं बेटा आदित्य। ओके, क्लियर हुआ? हेलो, और भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बट वो आज के इस सेशन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट थोड़ा सा जो है हम फिर भी विटामिन जो होता है उसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा, ठीक है। टाइम है ना अभी हमारे पास? ओके, 6:15 के आसपास ही हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। विटामिन भी बेटा, इसका एनर्जी वैल्यू तो नहीं है, लेकिन हमारे जो गुड हेल्थ जो है उसे मेंटेन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन बेटा दो टाइप के होते हैं। एक विटामिन बेटा जो वाटर में सॉल्युबल है, वो जिसमें ऑल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, जैसे विटामिन B1 जिसे थायमिन कहते हैं, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नाइसिन, B4 पेंटोथेनिक एसिड, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 ठीक है बायोटीन, फॉलिक एसिड, और B12 आता है साइनोकोबालामिन। तो ये सारे बेटा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसी के साथ साथ बेटा विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसी के साथ साथ बेटा एक और आता है बेटा जिसे हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, और फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये हमारे लिए इसेंशियल होता है बेटा। तो दोनों भी विटामिन हमारे लिए हमारी बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, बहुत ही कम अमाउंट में हमें चाहिए बेटा, और बहुत ही अच्छी तरह से हमारा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसे क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा। तो वन बाय वन हम लोग विटामिन के बारे में स्टडी कर लेते हैं बेटा। जैसे जनरली फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट हो गया, यहाँ से हमें विटामिन ऑब्टेन होते हैं। फर्स्ट आता है बेटा विटामिन ए, साइंटिफिक नेम जो है इसे कहते हैं रेटिनॉल। अब रेटिनॉल की यदि हम बात करें बेटा तो जनरली जो कैरोटीन जो होता है, कैरोट, वहां से विटामिन ए का सिंथेसिस होता है। ये एक येलो पिगमेंट जो होता है कैरोट में जिसे कैरोटीन कहते हैं, ये इसेंशियल होता है जिससे विटामिन ए का सिंथेसिस होता है। यदि विटामिन ए का डेफिशिएंसी हो जाए तो जनरली बेटा ये हमारे जो रेटिना ऑफ आई जो होता है, जहां पे रॉड सेल्स होती है, ओके, जिसमें एक पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, उसके सिंथेसिस के लिए इसेंशियल होता है, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो ये विटामिन जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है, और जनरली जो हमारा लाइट विजन है उसके लिए विटामिन ए जो है बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होता है। ओके, नेक्स्ट यदि हम देखें बेटा तो विटामिन सी आता है जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ठीक है। लंबे समय तक यदि कुकिंग किया जाए तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपने देखे होंगे हमारा टिश्यू डैमेज हो गया, कट गया, कुछ घाव हो गया, वुंड, उसकी हीलिंग के लिए बेटा विटामिन सी जो है बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होता है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, जनरल सा कंसेप्ट है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो, उतना ही पार्ट में ले रहा हूँ।
फिर इसके बाद फाइनली हमारा बेसिक लेक्चर है बेटा आज का भी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी समझा दिया था, बता दिया था कि सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, फिर चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे, चैप्टर्स पढ़ेंगे बेटा, चैप्टर्स का एंटायर थ्योरी कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक, विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस, विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज। फिर उसके बाद बेटा उस चैप्टर के कंप्लीशन के बाद आता हमारा डिस्कशन सेशन, और डिस्कशन सेशन जो होता है उसमें हम लोग एमसीक्यू लेवल पे बेटा एनसीईआरटी का एक एक लाइन जिस पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिससे हमारा रिवीजन हो जाएगा और कंसेप्ट ज्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ओके, वो हमारा कवर अप हो जाएगा। कौन सा डिसीज बेटा रिपीट करना है सेजल? नाइट ब्लाइंडनेस नाम सुने होंगे आपने, विटामिन ए का डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स। ओके, विटामिन डी जो है बेटा स्किन में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कांटेक्ट में आने से फॉर्म होता है, जो कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये डिसीज है बेटा। यहाँ पे देख लो विटामिन ए, डी और सी जो है कहाँ कहाँ से मिलेगा बेटा, ये मेन सोर्स है। और डेफिशिएंसी यदि होती है तो कौन कौन सा डिसीज हो रहा है ये दिया हुआ है इसमें बेटा। विटामिन के मैंने आपको बताया था, तो विटामिन के जो होता है बेटा, जो हमारा ब्लड में क्लॉटिंग होती है, देखना आपने जैसे कभी कट जाता है तो ब्लीडिंग होने लगती है, बट थोड़ी देर के बाद ब्लड जम जाता है, मीन्स क्लॉट हो जाता है। तो वहां पे विटामिन के जो है बेटा हमारे ब्लड के क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन के और कैल्शियम भी इसेंशियल होता है बेटा। तो आगे चल के हम लोग ब्लड वाला जब पोर्शन का स्टडी करेंगे तो वहां पे हम बेटा ब्लड के कोएगुलेशन का मैकेनिज्म्स क्या होता है वो हम डिटेल में जानेंगे। ओके, तो ये हो गया बेटा विटामिन। मिनरल सॉल्ट्स भी बेटा हमारे लिए एसेंशियल है, जो हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, हमारे हेल्दी लाइफ ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है बेटा मिनरल्स। ठीक है, बहुत कम अमाउंट में चाहिए बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे एसेंशियल होते हैं बेटा। मेनली हमें जो विटामिन जो दिए हैं ए, डी, ई के, यही पढ़ना है। विटामिन ई जो है इनफर्टिलिटी को प्रमोट करता है बेटा, यदि डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, तो क्या है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आता है। ओके, टोकोफेरॉल कहते हैं उसे। मिनरल्स में देखिए बेटा कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन कुछ सोर्स है। ठीक, ये बेसिक पार्ट है बेटा जो आप लोगों ने अब तक पढ़े होंगे। ठीक है, जनरल से हमें मालूम होना चाहिए, जैसे आयरन जो है बेटा यदि ये ना मिले तो एनीमिया होता है। कैल्शियम और फास्फोरस बेटा जिससे रिकेट्स होता है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। चीज, मिल्क, वेजिटेबल्स इसका मेन सोर्स है। लीवर, एग, बीफ आयरन का सोर्स है। फंक्शंस बेटा कैल्शियम जैसे बोन और टीथ को फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और आयरन जो है बेटा मेन कंपोनेंट जो होता है हीमोग्लोबिन का। ठीक है, हीमोग्लोबिन का ये मेन कंपोनेंट होता है। ओके, विटामिन डी से बेटा रिकेट्स होता है। वैभव, कौन सा डिसीज होता है? रिकेट्स। ओके, अब बैलेंस डाइट जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होती है। ओके, अब बैलेंस डाइट की यदि हम बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो है, ठीक, जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, यदि प्रोटीन की बात करें तो हमारा बेटा हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। विटामिन की बात करें बेटा तो ये हमारे लिए जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, और यदि मान लो लंबे समय तक के, यदि क्या कह सकते हैं हम लोग, ये जो फूड सब्सटेंस है ये नहीं लिया जाता है तो उसकी वजह से बेटा डिफरेंट टाइप की डिसीज हो जाती है। ओके, अदिति का क्वेश्चन आया है रिकेट्स का मतलब क्या होता है? रिकेट्स का मतलब बेटा हमारे जो बोन्स जो होती है ना वो सॉफ्टनिंग हो जाती है, वीक हो जाती है। ठीक है, प्रॉपरली यदि विटामिन डी नहीं मिल पाया तो हमारे बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाएगा, और जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उसकी वजह से बेटा जो बोन्स है उसका सिंथेसिस प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से बेटा हमारा जो बोन्स है वो वीक एंड सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस डिसीज को रिकेट्स कहते हैं। अदिति समझ में आया?
ओके, रेबीज बेटा वायरस से होता है बेटा, प्रांजल, ठीक है। इनफर्टिलिटी मींस बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी जो है वो एंड हो जाता है, उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। साहिल बेटा विटामिन बी जो है, B1 जो है, इससे बेरी होता है। साइनोकोबालामिन जो B12 है, उससे परनीसियस एनीमिया होता है। एज इट इज फॉलिक एसिड से भी सेम प्रॉब्लम आती है बेटा। पेलेग्रा आपने डिसीज सुने होंगे, बहुत सारे डिसीज है, वन बाय वाई हम सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी जस्ट बेसिक कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं, तो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ओके, आदित्य क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? स्कर्वी, स्कर्वी मीन्स विटामिन सी की डेफिशिएंसी यदि हो जाए तो उसकी वजह से बेटा स्कर्वी का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जैसे जो हमारा टीथ जो होता है ना, गम्स जो है उससे ब्लीडिंग आती है, वीकनेस होता है, ठीक है। ये जनरल से सिम्टम्स जो है बेटा स्कर्वी के। और किसी के कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट पूछते जाओ बेटा, जल्दी जल्दी, जो भी क्वेरीज, जो भी डाउट है पूछ लीजिए जल्दी से। हाँ बेटा, पायोरिया कहते हैं जिसे, गम ब्लीडिंग। गुड सुहानी। हेयर का वाइट होना, क्वेश्चन है किसका? योगिनी। योगिनी बेटा जो डेफिशिएंसी है हेयर वाइट, एक्चुअली हमारे बॉडी में एक पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट जो है एक्चुअली हमारे बॉडी में फिनाइल कीटोन यूरिया, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो फिनाइल कीटोन यूरिया जो होता है वो कन्वर्ट होता है टायरोसिन अमाइनो एसिड में, और टायरोसिन अमाइनो एसिड से मेलानिन बनता है। बट कभी कभी क्या होता है, टायरोसिन अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, उससे मेलानिन नहीं बनता। तो मेलानिन जब नहीं बनेगा तो स्किन में प्रॉब्लम आती है बेटा, हेयर भी व्हाइट हो जाते हैं। तो ये रीजन है। तो ये हमारा ये जेनेटिक डिसऑर्डर में आ गया, और जीन का डिफेक्ट होने की वजह से होता है। ओके, हाँ मेलानिन बेटा स्किन से भी रिलेटेड है। आदित्य का क्वेश्चन है बेटा, ये टर्म जो है इसका मुझे फिलहाल तो नहीं पता, मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। रॉगेज, रॉगेज क्या होता है? डोंट नो बेटा। केराटिन बेटा प्रोटीन है ये भी, जो हमारे हेयर्स में और नेल्स में प्रेजेंट होता है एकता। केराटम, केराटिन है बेटा, केराटिन, हाँ बेटा सुहानी। और किसी के कुछ डाउट? ओके, सो ऑलमोस्ट बेटा आपका टाइम हो चुका है। आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका इसके बाद। हाँ बेटा, हाँ सुहानी। अब देखिए डिटेल में जाएंगे तो बहुत डिटेल से बहुत सारी चीजें। मेरा आपका आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट मैसेज ये है बेटा कि कोई भी टॉपिक को हम पढ़ने जाएंगे बहुत डिटेल है, ठीक है। अब बहुत डिटेल होने की वजह से हमें एग्जाम क्रैक करना बेटा। मैं मेडिकल लेवल पे भी आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा सकता हूँ, जैसे मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जो हुआ है माइक्रोबायोलॉजी में हुआ है, तो जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर के और डिसीज को लेकर भी मैं बहुत सारी चीजें पढ़ा सकता हूँ। बट बेटा हमें इतना सारा नहीं पढ़ना, हमें एक सीट जो चाहिए
वो लेनी है, और उसके लिए बेटा जो नेसेसिटी है हमारी पढ़ने के लिए, ठीक है, जो क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आएंगे उस पे वर्क करते हुए ही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत बाहर नहीं जाना बेटा, सिलेबस में जो पोर्शन है उसको हम पढ़ेंगे, हमें पीएचडी नहीं करना है, पीएचडी करने के लिए बहुत टाइम है। सबसे पहले बेटा अपने आप को बनाना है, तो अपने आप को बनाने के लिए जो नेसेसिटी है वो पार्ट पढ़ेंगे। मेन हमारे लिए एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का बुक लेने के लिए कहा था मैंने, ठीक है। मैं आपको आज ही अभी थोड़ी देर के बाद एनसीईआरटी का बुक का पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूँ, नहीं भी है तो आप डायरेक्टली गूगल से डाउनलोड कर सकते हो बेटा, चैप्टर वाइज। सबसे पहले जैसे हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां से आप ले सकते हो, मैं आपको शेयर कर दूंगा। वैसे मार्केट से एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी का बुक ले आइए बेटा, एनसीईआरटी बायोलॉजी, ठीक है। वो हम नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट लेक्चर से हम एनसीईआरटी का 11th का जो चैप्टर है फर्स्ट, हम सबसे पहले डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वो हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, ये सारी चीजें बेटा हमने स्टार्ट कर दिए हैं, ये मत समझो कि सिलेबस हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, सिलेबस हमारा स्टार्ट हो गया, बट वो पार्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट है वो मालूम होना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? ओके, क्लियर हुआ? हाँ, एनसीईआरटी का बुक बेटा सभी लोग ले लीजिए, अच्छी बात है, कुछ बेकार नहीं है। नहीं ले सकते तो मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, वहां से आप पढ़ लीजिए, प्रिंट आउट निकाल सकते हो चैप्टर वाइज, फिर जब आपको लगेगा तब ले लीजिए। ओके, चलो तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।